हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। 25 में 2017 के ऊपर बेस हम कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड इट इज़ प्रेजेंटेड बाय मी राहुल अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर पहला हम देखते हैं। सेंट्रल रोड फंड, ओके, केंद्रीय सड़क निधि जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं। सेंट्रल रोड फंड के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला, ये एक स्टैट्यूटरी फंड है जिसे सेंट्रल रोड फंड एक्ट के तहत स्टैब्लिश किया गया है। स्टैट्यूटरी मतलब होता है कि किसी कानून के द्वारा बना हुआ। ओके, ये CRF एक्ट एक बना है जिसके तहत ये फंड क्रिएट किया गया है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा, इट विल फंड द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ रूरल रोड्स ऑल्सो। ठीक है, जो गांव में, जो ग्रामीण एरियाज में जो सड़कें बनती हैं उसके डेवलपमेंट मतलब उसके विकास और उसकी मेंटेनेंस के लिए जो भी खर्चा होगा वो इस फंड के थ्रू से जाएगा। द फंड विल बी कलेक्टेड बाय वे ऑफ सेस ऑन पेट्रोल एंड हाई स्पीड डीजल ऑयल। ठीक है, हाई स्पीड डीजल ऑयल होता है और पेट्रोल होता है। उनकी बिक्री में जो भी सेस गवर्नमेंट लेगी वो पैसा इस सेंट्रल रोड फंड में डाला जाएगा। मतलब उस सेस का पैसा गवर्नमेंट सड़क के डेवलपमेंट में यूज़ करेगी। तीनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। करेक्ट आंसर इज C123। और आप यहाँ से इसके बारे में और पढ़ सकते हैं कि भाई ये 2000 में इनेक्ट हुआ था और बाकी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है। पहला, इट वॉज रिसेंटली अनाउंस्ड विथ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करेक्टिंग रीजनल इम्बैलेंसेस इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज। क्या इसे मतलब भाई इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं उसमें रीजनल इम्बैलेंस हो गया है, मतलब कि किसी जगह वो ज़्यादा अवेलेबल है, किसी जगह वो कम अवेलेबल है, तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए ये योजना निकाली गई थी। नहीं, ये बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट। दूसरा, इट ऑल्सो वर्क्स टू ऑगमेंट फैसिलिटीज़ फॉर क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन इन द कंट्री। बिल्कुल ये करेक्ट है। ठीक है, हमारे देश में क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन के लिए जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए उन सारी चीज़ों को एक तरीके से बूस्टअप ऑगमेंट करने के लिए योजना लाई गई है। करेक्ट आंसर इज B2 ओनली। ओके, इसे 2003 में अनाउंस किया गया था और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो रीजनल इम्बैलेंस को करेक्ट करना ज़रूर था। ठीक है, इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल और रिलायबल टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज। लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 3, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड FIPB, जिसे अभी इस साल बजट में हटा दिया गया है, जो आपने अभी बजट में पढ़ा भी होगा। इट रिकमेंड्स FDI विच डज नॉट कम अंडर द ऑटोमेटिक रूट। बिल्कुल, जो ऑटोमेटिक रूट के तहत FDI नहीं आती, जिन्हें परमिशन लेके परमिट करना पड़ता है, वो सारे FIPB का काम था। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। विथ इट्स फेजिंग आउट, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन विल प्रोसेस एप्लीकेशन। अब FIPB खत्म हो गया, तो जितने भी एप्लीकेशन जो ये हैंडल करती थी अब वो DIPP हैंडल करेगा। करेक्ट आंसर है ये? बिल्कुल नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। DIPP ऐसा कुछ हैंडल नहीं करेगा। करेक्ट आंसर इज ओनली 1। आपका A सही होगा। बेसिकली क्या होगा कि भाई ये जो FIPB है ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर आती थी। ठीक, यूनियन कैबिनेट ने भाई इसको फेजिंग आउट तो कर दिया है, लेकिन अभी ऐसा कुछ वो बताया नहीं गया है कि भाई इसको कौन जो भी इसके एप्लीकेशन है उसको कौन प्रोसेस करेगा। तो कुल मिला के जो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज़ हैं अब वही इसका काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि DIPP इसका एप्लीकेशन को प्रोसेस करेगा। तो स्टेटमेंट 2 आपका पूरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, अल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है। लेट्स सी। पहला, इट इज़ एनी फॉर्म ऑफ मेडिसिन दैट इज़ आउटसाइड द मेन स्ट्रीम ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन। ओके, वेस्टर्न मेडिसिन जो हम विदेशी दवाएं जो कहते हैं उसके बाहर से जो भी मतलब उस कैटेगरी से बाहर जितनी दवाई आती है उन्हें हम अल्टरनेटिव मेडिसिन के दायरे में रखते हैं। बिल्कुल करेक्ट है ये। दूसरा, चाइनीज़ एक्यूपंक्चर एंड फ्रेंच मैग्नेटिक हीलिंग, ये कुछ अल्टरनेटिव मेडिसिन के एग्जाम्पल्स हैं। बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर इज C both 1 and 2। तो ये एग्जाम्पल हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। और एनी फॉर्म ऑफ मेडिसिन दैट इज आउटसाइड द मेन स्ट्रीम ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिव मेडिसिन। क्वेश्चन नंबर 5, इंडियन गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनवील की है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए। बिल्कुल की है, करेक्ट है ये। इट विल प्रमोट इंडियन प्राइवेट इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन जॉइंटली अलॉन्ग विथ फॉरेन फर्म्स। बिल्कुल करेक्ट है ये। ओके, बेसिकली क्या होगा कि इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत जो हमारी इंडियन प्राइवेट इंडस्ट्री की पार्टिसिपेशन है
उसे एक तरीके से बूस्टअप उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा कि वो फॉरेन फर्म्स के साथ compete करे. ओके, सो करेक्ट आंसर है सी, बोथ 1 and 2. सो इंडियन गवर्नमेंट्स एम्बिशियस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल बेसिकली हैज़ कम इन टू इफेक्ट. और इसके तहत क्या किया जाएगा कि गवर्नमेंट शॉर्टलिस्ट करेगी इंडियन कंपनीज़ को और फिर उन्हें पिक करेगी कि वो फॉरेन फर्म्स के साथ जाके एक तरीके से काम करें. क्वेश्चन नंबर 6. रिसेंटली अडॉप्ट अ स्लम कैंपेन वॉज स्टार्टेड. सो ये स्टार्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने. ओके, जिसमें कि एक स्लम को अडॉप्ट करने की एक तरीके से ये कैंपेन थी. ओके, सो इससे ये होता कि भाई स्लम्स में जो लोग रहते हैं उनके लिए डेवलपमेंट वर्क होता. ठीक है, सो कौन है मिनिस्टर कौन है यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के? नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताइए. क्वेश्चन नंबर 7. वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है. सो बेसिकली ये एक असेंबली है, जितने भी हेल्थ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्ल्ड के, उन सब का एक तरीके से जमावड़ा है. करेक्ट है ये. और ये एनुअली हर साल जिनेवा स्विट्जरलैंड में होता है. सो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 आपका बिल्कुल सही नहीं होगा. ओके, सो वर्ल्ड की सारी हेल्थ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस इसमें नहीं आती. माफ़ कीजिएगा, मैंने इसे सही बोला अभी. सो ये स्टेटमेंट सही नहीं है. करेक्ट आंसर आपका सिर्फ B2 ओनली होगा, बिकॉज वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है ये एक सुप्रीम बॉडी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की. ओके, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो WHO है उसकी ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8. सो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन विच. कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है? पहला स्टेटमेंट, विच प्लेसेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी. जो कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वो होती है जो कि इंडिविजुअल फ्रीडम या लिबर्टी में दुनिया भर के रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है. नहीं, बिल्कुल गलत है ये. विच प्लेसेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी. बिल्कुल ये करेक्ट है. कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वो होती है जो कि सरकारों के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाती है जिससे कि लोगों की लिबर्टी बनी रहे. ओके, सो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है. क्वेश्चन नंबर 9. गवर्नर ऑफ अ स्टेट के पास, एक राज्यपाल के पास क्या डिस्क्रिशनरी पावर होते हैं? सो सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल. ओके, सो प्रेसिडेंट रूल के लिए रिपोर्ट भेजना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर ऑफ स्टेट का. मतलब ये उसके मन के हिसाब से वो कर सकता है. और रिजर्विंग सर्टेन बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो स्टेट लेजिस्लेचर में ये होता है कि कुछ बिल्स जो हैं वो गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए भी रिजर्व करके रखते हैं. ओके, सो ये भी एक डिस्क्रिशनरी पावर है. बाकी अपॉइंटिंग द मिनिस्टर और मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस, ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होता. इसके लिए जो एक तरीके से जो मिनिस्टर्स हैं और चीफ मिनिस्टर हैं उनके लिए, मतलब उनकी राय जो है गवर्नर को माननी पड़ती है, जो हम बोलते हैं कि एड एंड सपोर्ट वाली बात. सो करेक्ट आंसर इज 1 and 3. ओके, सो यू कैन रीड मोर हियर. क्वेश्चन नंबर 10. कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, सो लेट्स सी. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट. बिल्कुल गलत, बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिर्फ लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. पार्लियामेंट मतलब राज्यसभा भी आ गया, तो ये गलत है. यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. बिल्कुल. ओके, ये तो आपको पता ही होगा. प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन. बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से कम्युनिकेट कर सकता है किसी भी कानून के बारे में, किसी भी लॉ के बारे में, किसी भी लेजिस्लेशन के बारे में. सो करेक्ट आंसर इज B2 and 3. ठीक है. सो गाइस, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो और कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो यू कैन आस्क मी. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस. हैव अ ऑसम डे.